हाँ बच्चों देखो पिछली क्लास में हमने बोर्स थ्योरी पढ़ ली थी, उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे। अब उस पे बेस कई बार कुछ एबनॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसको देख लेना। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने इस पेज पर लिख दी है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि कोई काल्पनिक परमाणु है उसमें भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन v की नियत चाल से वृत्ताकार पथ में परिक्रमण कर रहा है। अब हमको पता है कि अपनी वास्तविक दुनिया में तो नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल लगता है वो कूलॉम के नियम का पालन करता है, मतलब ये आकर्षण बल k Q(N)Q(2) अपन r स्क्वायर के रूप में होता है। लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि कोई काल्पनिक दुनिया है और इसमें नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल लग रहा है वो कूलॉम नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस आकर्षण बल का फंक्शन कुछ और है और इस बार आकर्षण बल का फंक्शन तो नहीं दे रखा है, उसकी जगह इस आकर्षण बल के कारण जो स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका दूरी r के रूप में फलन दे रखा है k log r/r0। उसके बाद हमको हमको ये भी दे रखा है कि इस बार भी बोर्स का क्वांटाइजेशन वैलिड मानना है और बोर्स क्वांटाइजेशन शब्द सुनते ही दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh/2 ये तो जरूर लगा सकते हैं, है ना। तो बोर क्वांटाइजेशन शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि mvr इक्वल टू nh/2 तो हम जरूर लगाएंगे। तो बस हमको पूछा है कि जो काल्पनिक परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण चाल और ऑर्बिट की त्रिज्या r ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की कितनी घात पर निर्भर करेंगे वो देखना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि कोई काल्पनिक परमाणु है जिसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल k Q(N)Q(2) अपन r स्क्वायर नहीं किसी और फंक्शन का है। आकर्षण बल की जगह उसकी स्थिति ऊर्जा दे रखी है। बस सबसे पहला काम करेंगे कि स्थिति ऊर्जा इतनी दे रखी है तो इसको पैदा करने वाला विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल कितना है वो देखेंगे। उसके लिए चलो पहले स्थिति ऊर्जा के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो k और log r अपन r0 को हम क्या लिख सकते हैं, log r माइनस log r0 ये लिख सकते हैं। बस स्थिति ऊर्जा इतनी है तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस स्थितिज ऊर्जा को पैदा करने वाला विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल कितना होगा वो देखना है। ठीक है, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताया था कि इस स्थितिज ऊर्जा को पैदा करने वाला बल कितना होता है, F इक्वल टू माइनस du/dr, है ना। तो इस स्थिति ऊर्जा को पैदा करने वाला बल F इक्वल टू माइनस du/dr, तो माइनस और du/dr के लिए इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो k तो कांस्टेंट है बाहर, बचा अंदर log r, तो log r का अवकलन 1/r माइनस log r0 कांस्टेंट है और अकेला है तो अवकलन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आ गया कि इस स्थितिज ऊर्जा को पैदा करने वाले, है ना, इस स्थिति ऊर्जा को पैदा करने वाला विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल कितना आ गया, माइनस k/r, है ना। और तुम समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि विद्युतस्थैतिक बल का मान तो k/r है और माइनस मतलब दिशा त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर है, मतलब माइनस r कैप में है। तो ये समझ गए होंगे। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि स्थिति ऊर्जा इतनी है, इसको पैदा करने वाले विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल का मान तो k/r होगा और पीछे माइनस आ रहा है मतलब इसकी दिशा त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर होगी, मतलब आकर्षण की होगी। और वो तो होनी है, हमको पहले से ही पता था। बाकी इस विद्युतस्थैतिक बल का मान k/r होगा और दिशा माइनस में मतलब त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर होगी। तो बस अब हमको देखना है कि एक तो इसकी ऑर्बिट की त्रिज्या और परिक्रमण चाल। तो तुम आराम से बताओ कि इस बार भी परिक्रमण चाल v और ऑर्बिट की त्रिज्या r, ये दो वेरिएबल है तो हमको दो समीकरण चाहिए और रटा हुआ है हमको, है ना, अच्छे रटा हुआ है। एक बोर्स थ्योरी में दो समीकरण बिल्कुल सेट होती हैं। एक तो वृत्ति गति की मतलब बल बैलेंस की समीकरण और दूसरी समीकरण ऐसी है जिसको भगवान भी चेंज नहीं कर सकता है, mvr इक्वल टू nh/2 चलो पहले बल बैलेंस वाली समीकरण लगाते हैं।
तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि इस बार भी हम घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष देखते हैं, इस पर कौन-कौन से बल अनुभव होंगे वो देखते हैं। तो बताओ, एक तो नाभिक के कारण इस पर पास बुलाने वाला विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल जिसका मान k/r है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस पर बाहर की ओर फेंकने वाला अपकेंद्री बल अनुभव होगा mv²/r। बस स्थायी वृत्ताकार कक्ष के लिए ये दोनों बल एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। तो बाहर की ओर फेंकने वाला अपकेंद्री बल तो mv²/r बराबर अंदर की ओर विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल k/r। सॉल्व करेंगे तो r से r कैंसल, तो mv² = k। तो बताओ v² कितना हो गया, k/m। तो बताओ v² k/m हो गया, तो v √k/m। तो बस बोल सकते हैं इस बार, हम बोल सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण चाल √k/m होगी। k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो इसकी परिक्रमण चाल तो कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो परिक्रमण चाल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर निर्भर करेगी नहीं। या कोई जबरदस्ती तुमको पिन चुभा करके पूछे तो बोलना कि n की पावर 0 पर निर्भर करेगी, तो एक पार्ट तो आ गया कि इसकी परिक्रमण चाल n पर निर्भर करेगी नहीं। ये तो ऑर्बिटल चाल आ गई। अब दूसरा देखना है कि इसकी ऑर्बिट की त्रिज्या ये कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए हमको दूसरी समीकरण चाहिए, और हमको पता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि बोर्स क्वांटाइजेशन वैलिड मानना है ना। तो दूसरी समीकरण कोणीय संवेग के क्वांटाइजेशन से, है ना। तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार भी नाभिक के सापेक्ष घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr = nh/2π होगा। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो ध्यान रखना कि दूसरी समीकरण यहाँ से आएगी। बोर्स क्वांटाइजेशन वैलिड है, मतलब नाभिक के सापेक्ष घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr = nh/2π होगा, ठीक है। इसमें v का एक्सप्रेशन रख सकते हैं ना, तो तब v का एक्सप्रेशन यहाँ से रखते हैं। तो v का एक्सप्रेशन क्या रखेंगे, √k/m। तो इससे r का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। बाकी हमको पूरा r का एक्सप्रेशन थोड़ी निकालना, हमको देखना है कि r n की कितनी पावर पे निर्भर करेगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि m कांस्टेंट है, अभी कैलकुलेशन से निकाल लिया कि इसकी ऑर्बिटल चाल भी कांस्टेंट है, h/2π भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। इससे इसकी ऑर्बिटल जो त्रिज्या है वो किस पे निर्भर करेगी, n की पावर 1 पर। फालतू का कचरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि mvr = nh/2π, m कांस्टेंट। सॉल्व किया तो इस बार ऑर्बिटल चाल भी कांस्टेंट है, h और 2π भी कांस्टेंट है, तो इस बार इसकी जो ऑर्बिट की त्रिज्या है वो केवल n पर निर्भर करेगी, मतलब n की पावर 1 पे निर्भर करेगी। ये तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुम इजीली कर सकते हो। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि वो लोग इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल के फंक्शन को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन mvr = nh/2π इसको कोई एग्जामिनर तो क्या भगवान भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो ये तो कोई काल्पनिक केस था, लेकिन वापस अपनी वास्तविक दुनिया में वापस आ जाते हैं। ये तो हमको पता है कि अपनी वास्तविक दुनिया में तो इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल होता है वो कूलॉम के नियम का पालन करता है, मतलब a(q)(q2)/r² होता है ना। और अगर आकर्षण बल का एक्सप्रेशन ये लें, है ना, आकर्षण बल का एक्सप्रेशन ये लें, मतलब वास्तविक दुनिया की बात करें तो उसमें ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। अपने वास्तविक दुनिया में तो जो त्रिज्या है, ऑर्बिट की त्रिज्या है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z, और परिक्रमण चाल 2.19 × 10⁶ z/n होता है ना। तो ये हमको पता है पहले से, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये वापस हम वही बोर्स थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अभी पिछली क्लास में हमने बोर्स थ्योरी को स्टडी किया था, और बोर्स थ्योरी का यूज करके एक तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल चाल देख ली थी 2.19 × 10⁶ z/n, और इसकी ऑर्बिट की त्रिज्या देख ली थी 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z, है ना।
तो यहाँ तक पिछली क्लास में हमने कर लिया था। अब देखो, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की चाल और ऑर्बिट की त्रिज्या ही देखी है, लेकिन अब हम तीसरा पैरामीटर निकालते हैं। तो चलो, अब हम देखते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर परिक्रमण कर रहा हो, तो परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी वो देखते हैं। और हमको पता है कि जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसको इंग्लिश में टोटल मैकेनिकल एनर्जी या शॉर्ट फॉर्म में टोटल एनर्जी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? और कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ गया होगा कि ग्रेविटेशन में जैसे हमने ग्रह के चारों ओर परिक्रमण कर रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा निकाली थी, वैसे ही यहाँ नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी उसी तरीके से निकालेंगे, है ना? स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, इस बार भी वही बोर्स थ्योरी का नॉर्मल केस लेते हैं, ठीक है ना? इस बार भी वही बोर्स थ्योरी का नॉर्मल केस लेते हैं। मतलब मान लेते हैं कोई नाभिक है जिस पर आवेश प्लस जेडी, और नाभिक बहुत भारी होता है इसलिए लगभग फिक्स रहेगा, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर v की नियत चाल से वृत्तीय पथ में परिक्रमण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण चाल v और इसके ऑर्बिट की त्रिज्या r मान लेते हैं। और वही बल बैलेंस की समीकरण हम कल पढ़ चुके हैं। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन-कौन से बल लगेंगे। एक तो नाभिक के कारण पास बुलाने वाला आकर्षण बल K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो K Q1 की जगह ZE, Q2 की जगह E अपन R स्क्वायर, मतलब K ZE स्क्वायर अपन R स्क्वायर। और दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस पर बाहर की ओर फेंकने वाला अपकेंद्री बल mv स्क्वायर अपन R अनुभव होगा। और हमको पता है कि स्थायी वृत्ताकार कक्ष के लिए दोनों बल एग्जैक्टली बैलेंस होने चाहिए। तो विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल तो K ZE स्क्वायर अपन R स्क्वायर बराबर बाहर की ओर फेंकने वाला अपकेंद्री बल mv स्क्वायर अपन r। इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो इससे mv स्क्वायर इक्वल टू k z स्क्वायर अपन r आ गया। तो इस समीकरण को संभाल करके रखते हैं। आगे हम इसका यूज करेंगे, तो इसको संभाल कर रखते हैं। तो बल बैलेंस की समीकरण, और है ना, ये सब तो हम पिछली क्लास में भी कर चुके थे। लेकिन अब हमको देखना है कि इस परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल यांत्रिक ऊर्जा टोटल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है ना? बस हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि इस परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा देखनी है ना, तो बताओ इसके पास कौन-कौन सी ऊर्जा होगी? एक तो गतिज ऊर्जा होगी और एक स्थितिज ऊर्जा। तुम बताओ कि एक तो इलेक्ट्रॉन v के वेग से गति कर रहा है तो उसके कारण गति ऊर्जा होगी, और नाभिक के कारण विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल लग रहा है, और विद्युतस्थैतिक बल के कारण इसकी विद्युतस्थैतिक स्थितिज ऊर्जा भी होगी। दोनों को देखते हैं। चलो, पहले गतिज ऊर्जा। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन v की नियत चाल से परिक्रमण कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की चाल v है, तो इसकी गति ऊर्जा तो कितनी हो गई, हाफ mv स्क्वायर, ये हो गई। अब स्थिति ऊर्जा देखते हैं। तो हमको पता है कि नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर विद्युतस्थैतिक आकर्षण बल लगेगा, और उसके कारण विद्युतस्थैतिक स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना? और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों को बिंदु आवेश मान सकते हैं ना? तो तुम आराम से बताओ कि नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन की विद्युतस्थैतिक स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? सिंपली K Q1 Q2 अपन R। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमको चमका करके बताया था कि विभव या स्थितिज ऊर्जा में आवेश का मान चिन्ह के साथ रखते हैं, है ना? तो बस बताओ, नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? K Q1 Q2 अपन R। तो K Q1 नाभिक का आवेश प्लस ZE, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश चिन्ह के साथ माइनस E अपन R। बस नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा इतनी होगी कि Q1 की जगह प्लस ZE, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस E अपन R। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस K ZE स्क्वायर अपन R। बस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी आ गई, और नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा भी आ गई। बस कुल ऊर्जा कितनी होगी? सिंपली दोनों का योग। लेकिन दोनों को जोड़ने में एक प्रॉब्लम है कि बताओ, जो गतिज ऊर्जा है वो तो चाल v की फॉर्म में है, और स्थिति ऊर्जा दूरी r की फॉर्म में है। तो इनको जोड़ना है, कंपेयर करना टफ हो रहा है। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, या तो दोनों को चाल v में कन्वर्ट करते हैं, या फिर दोनों को दूरी r में कन्वर्ट करते हैं। अब ग्रेविटेशन में भी सेम सिचुएशन थी।
लेकिन ग्रेविटेशन में दूरियां हमको क्वेश्चन में ज्यादा दी होती हैं, इसलिए उधर तो हमने क्या किया था, दोनों को आर में कन्वर्ट किया था। लेकिन ये जो बोर्स थ्योरी है उसमें चाल का ज्यादा महत्व होता है, इसलिए इसमें हम ऐसा करते हैं, दोनों को वी में कन्वर्ट करते हैं। कोई मूर्ख पूछे कि आर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, तो कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन इसमें चाल का ज्यादा महत्व होता है, इसलिए मैं चाल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कोई पाप तो नहीं है ना, बस गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को जोड़ना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए दोनों को चाल v की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो सॉरी, देखो गति ऊर्जा तो ऑलरेडी चाल v की फॉर्म में है ही, है ना, गति ऊर्जा तो ऑलरेडी चाल v की फॉर्म में है ही। अब हमको स्थिति ऊर्जा को चाल v की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो तुम आराम से बताओ कि स्थिति ऊर्जा माइनस के जेड स्क्वायर अपन आर है। और तुम बताओ कि इस समीकरण से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि के जेड स्क्वायर अपन आर को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर। बस इसमें जो के जेड स्क्वायर अपन आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर। तो बताओ इसकी स्थिति ऊर्जा हमारे पास कितनी बन गई बताओ, माइनस, और के जेड स्क्वायर अपन आर को क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर। बस अब दोनों को हमने वेग v की फॉर्म में लिख दिया, तो बताओ इसकी गति ऊर्जा तो हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थिति ऊर्जा माइनस के जेड स्क्वायर अपन आर को एम वी स्क्वायर, तो स्थिति ऊर्जा माइनस एम वी स्क्वायर आ गई। वही अनुपात आ गया जो ग्रेविटेशन में पढ़ा था, कि बताओ गति ऊर्जा जितनी पॉजिटिव है स्थिति ऊर्जा डबल नेगेटिव, मतलब गतिज ऊर्जा अगर प्लस एक्स हो तो स्थिति ऊर्जा माइनस टू एक्स, वही अनुपात है जो ग्रेविटेशन में पढ़ा था। बस गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों को चाल v में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इलेक्ट्रॉन की कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल एनर्जी देखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। बताओ गतिज ऊर्जा तो कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थिति ऊर्जा कितनी है, माइनस एम वी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी बताओ, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या हो रहा है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर आ गई। तो बस वही हिसाब किताब आ गया कि बताओ गतिज ऊर्जा प्लस एक्स हो तो स्थिति ऊर्जा माइनस टू एक्स होगी, और उनका योग कुल ऊर्जा माइनस एक्स होगी, है ना, वही चीज आ गई। चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि इस इलेक्ट्रॉन की कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी आ गई, माइनस हाफ एम, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू वी स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन की कुल यांत्रिक ऊर्जा ये आ गई, फिर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ इसमें v क्या है, इसमें v क्या है, इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की चाल। तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की चाल का एक्सप्रेशन कल निकाल चुके थे, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण चाल 2.19 इंटू 10 टू पावर 6 z बाय n, या इसको मूर्खों टाइप से वेरिएबल में भी लिख सकते हो। तो वेरिएबल में कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की चाल को वेरिएबल में हम क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू जेड बाय एन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इसको वेरिएबल में ऐसे लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी माइनस, इसको सॉल्व कर लेना, यदि इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास m e की पावर 4, एक अचरा याद रखने की जरूरत नहीं, मैं तो जस्ट लिख ही रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस m e की पावर 4 ओपन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और z बाय n का होल स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर ओपन n स्क्वायर। तो बस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमारे पास इतनी आ जाएगी, माइनस m e की पावर 4 ओपन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये आ जाएगी, ठीक। अब बताओ इसमें ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, ठीक, तो वही m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एप्सिलॉन नॉट h, ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और इन सब का मान अगर रख कर, है ना, इन सब का अगर मान रखेंगे तो इस पूरे कचरे का इकट्ठा मान कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आएगा। तो बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, या इसको कुल ऊर्जा की जगह डायरेक्ट ऊर्जा ही बोलते हैं, बार बार कुल ऊर्जा बोलने से मुंह दुखने आता है, ठीक, तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, या इसको ओनली ऊर्जा भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास कितनी आ गई,
माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, कुल ऊर्जा हमारे पास इतनी आ गई। तो इसको हमको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है, ठीक है ना। तो वही कि इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, दोनों को जोड़ा तो कुल ऊर्जा आ गई। और आगे थोड़ा सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इतनी होगी, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसको भी आगे डिराइव करने का टाइम नहीं, इसको भी रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। तो वही अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। हम बोल सकते हैं कि बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की त्रिज्या तो 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, ऑर्बिटल चार्ज 2.19 into 10 to power 6 जेड बाय एन। और तीसरा हमको ये पता चल गया कि इस परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कुल ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। और ये तुम समझते हो या तुम समझते हो, बताओ परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नेगेटिव आ रही है ना। तो ये तुम देख सकते हो कि परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नेगेटिव आ रही है। और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में ही बताया था कि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बंधन की निशानी है। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नेगेटिव है, मतलब अभी भी ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से कुल मिलाकर के बंधा हुआ है। और कितनी ऊर्जा के साथ बंधा हुआ है, 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, इतनी ऊर्जा के साथ नाभिक से बंधा हुआ है। मतलब अगर फोटोन गिरा करके इलेक्ट्रॉन को इतनी या इससे ज्यादा ऊर्जा दे दें तो ये बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, मतलब पलायन कर जाएगा या भगवान के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नेगेटिव है, मतलब ये बंधन की निशानी है, ठीक है। सही है ना। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बोर्स थ्योरी में हमने इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, या आगे इस कुल ऊर्जा को केवल ऊर्जा ही बोलूंगा, उसका एक्सप्रेशन भी हमने देख लिया। तुमने केमिस्ट्री में भी याद किया होगा, लेकिन यहाँ भी हमने देख लिया, ठीक। अब तुमको एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ही नहीं, साथ में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात भी ध्यान रखना है ना। और हमको पता है ये अनुपात तो वैसा ही होगा जैसे ग्रेविटेशन में सूर्य के चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा था, तब जैसा अनुपात था यहाँ भी वही होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि बताओ गतिज ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, स्थिति ऊर्जा उसकी डबल नेगेटिव है। और गति ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, कुल ऊर्जा उतनी ही नेगेटिव है। या सिंपल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा प्लस एक्स हो तो स्थिति ऊर्जा डबल नेगेटिव होगी, मतलब -2x होगी। और इन दोनों का योग मतलब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -x होगी, ठीक। और मैंने पहले ही बताया था कि ये अनुपात सूर्य के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए भी वैलिड है, और नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। तो ये मैं रिजल्ट अलग से लिख देता हूं मैं, है ना। तो बस हम पक्का बोल, है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि चाहे सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह घूम रहा हो, है ना, बोल सकते हैं कि चाहे सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह घूम रहा हो या नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा हो, इनकी गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात वही रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि गति ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, स्थिति ऊर्जा डबल नेगेटिव, और गति ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, कुल ऊर्जा उतनी नेगेटिव। या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अगर प्लस एक्स हो तो स्थिति ऊर्जा डबल नेगेटिव, मतलब -2x होगी। और इन दोनों का योग कुल ऊर्जा -x होगी, ठीक है। तो बस, है ना, हमको पता है कि ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा हो तब भी अनुपात वैलिड है, और नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो तब भी अनुपात वैलिड है। ये मैंने पहले ही बताया था। तो बस कोई भी एक चीज दे रखी हो तो बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं ग्रेविटेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे ग्रेविटेशन में चीज बताई थी, लेकिन कोई भूल गया हो तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर कोई कृत्रिम उपग्रह स्थायी वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण कर रहा है, और उसकी गतिज ऊर्जा +10 मेगाजूल दे रखी है। तो स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि गति ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, स्थिति ऊर्जा डबल नेगेटिव होती है। तो गति ऊर्जा +10 मेगाजूल है, तो स्थिति ऊर्जा डबल नेगेटिव मतलब -20 मेगाजूल होगी। और दोनों का योग कुल ऊर्जा देखना है। तो हमको पता है कि गति ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, कुल ऊर्जा उतनी ही नेगेटिव, मतलब गति ऊर्जा +10 मेगाजूल है,
तो कुल ऊर्जा उतनी नेगेटिव मतलब -10 मेगा जूल होगी। अब कई बार पूछता है कि इस उपग्रह को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा दें ताकि ये पृथ्वी से पलायन कर जाए? बस हम समझते हैं कि कुल ऊर्जा नेगेटिव है मतलब अभी भी उपग्रह पृथ्वी से बंधा हुआ है और 10 मेगा जूल ऊर्जा से बंधा हुआ है। तो बताओ अगर इसको 10 मेगा जूल या उससे ज़्यादा ऊर्जा दे दी, तो उपग्रह बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएगा मतलब पलायन कर जाएगा या भगवान के पास पहुँच जाएगा। है ना? यही बताया था। है ना? ये भी इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन चमका कर बताया था कि अगर कभी भी कोई वस्तु स्थिर हो, तब तो बंधन स्थिति ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन कोई वस्तु गति कर रही हो तो बंधन स्थिति ऊर्जा नहीं, कुल ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होता है। ये कर लिया। चलो इसी का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में परिक्रमण कर रहा है। ठीक है ना? बस हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में गति करे, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, कुल ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 है ना? हमको पता है यार, अभी पढ़ा था कि बताओ बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कुल ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल Z स्क्वायर अपन n स्क्वायर। तो बस बताओ हाइड्रोजन परमाणु है इससे Z1, इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में घूम रहा है इसे N1, ये दोनों 1 हो गए। तो कुल ऊर्जा कितनी बचेगी? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो ये तुम अच्छे से समझते हो। या हाइड्रोजन परमाणु और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में परिक्रमण कर रहा है, तो तब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बस पहले कक्षक में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो हमको देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है। आराम से निकाल सकते हैं ना, हमको फीलिंग से पता है कि कुल ऊर्जा जितनी नेगेटिव गतिज ऊर्जा उतनी ही पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -13.6 है, तो गति ऊर्जा उतनी पॉजिटिव मतलब +13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और स्थिति ऊर्जा देखती हैं तो हमको पता है कि कुल ऊर्जा जितनी नेगेटिव स्थिति ऊर्जा उसकी डबल नेगेटिव। तो कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो स्थिति ऊर्जा उसकी डबल नेगेटिव होगी मतलब -27.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो तुम इजीली कर सकते हो। ये सारी चीजें हम ग्रेविटेशन में पढ़ चुके थे। हाँ बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो बोर्स थ्योरी में हमने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण चाल, वो दोनों पढ़ ली और अभी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी पढ़ ली। -13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल Z स्क्वायर अपन n स्क्वायर। और अब लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अब इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है उसको केवल ऊर्जा से ही प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखना कि आगे कभी मैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शब्द का यूज करूँ तो ऊर्जा का मीनिंग कुल ऊर्जा या टोटल एनर्जी होगा, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो वही बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कुल ऊर्जा हमने देख ली। तो चलो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर अलग-अलग कक्षक में परिक्रमण कर रहा हो, है ना? देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर अलग-अलग कक्षक में परिक्रमण कर रहा हो तो अलग-अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी वो देखते हैं। ठीक है ना? और चलो पहले हम ऐसा करते हैं कि ओनली हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं। ठीक है ना? तो पहले हम केवल हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, मतलब देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में सॉरी फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर कौन-कौन से होंगे वो देखते हैं और अलग-अलग ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी-कितनी होगी वो देखते हैं, ठीक है? सही है ना? तो चलो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु है ना? मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु है, तो उसमें एक तो हाइड्रोजन का नाभिक होगा और उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहा एक इकलौता इलेक्ट्रॉन होगा। है ना? हमको पता है यार, हाइड्रोजन परमाणु में एक तो नाभिक होगा और एक इसके चारों ओर परिक्रमण कर रहा एक इकलौता इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। इसको ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, कक्षक भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का पहला कक्षक या पहला ऊर्जा स्तर होता है इसको n इक्वल टू 1, दूसरा ऊर्जा स्तर होता है इसको n इक्वल टू 2, तीसरा कक्षक होता है इसको n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और लास्ट जो कक्षक होगा उसको n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अलग-अलग कक्षक या ऊर्जा स्तर हो गए। तो चलो एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर अलग-अलग कक्षक में होगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कुल ऊर्जा
कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो देखो अभी हम देख चुके थे, है ना? ध्यान रखना कि अभी हमने देखा था कि बोर्स थ्योरी के अनुसार, हमने पढ़ा था कि बोर्स थ्योरी के अनुसार परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, कुल ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 Z² है ना? अभी पढ़ा था कि बोर्स थ्योरी के अनुसार परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल Z² होती है। अब देखो, इस बार हम पर्टिकुलरली हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, है ना? इस बार पर्टिकुलरली हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू 1 होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अपन n²। ये तो बोलने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं ना अभी। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू 1 होता है। Z इक्वल टू 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अपन n²। बस देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर अलग-अलग कक्षक में हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी वो देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर मतलब पहले कक्षक में है ना? मान लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर है, पहले कक्षक में है, तो अभी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है ना? है ना? तो बस हम कह सकते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में है, मतलब n इक्वल टू 1 में है, तो मतलब अभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अपन 1²। क्या समझते हो? कि पहले कक्षक में है तो इसमें n इक्वल टू 1 रख देंगे, तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अपन 1²। तो सॉल्व करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब चलो, अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गलती से दूसरे कक्षक पे पहुंच गया, तो बताओ दूसरे, है ना? बताओ दूसरे कक्षक में या n इक्वल 2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अपन 2² और इसका अगर भाग लगाओगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गलती से तीसरे कक्षक में पहुंच गया, तो बताओ तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 अपन 3² मतलब -13.6 अपन 9 और इसका भाग लगाओगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतना आएगा। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गलती से चौथे कक्षक में पहुंच गया, तो चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 अपन 4² और इसका भाग लगाओगे, है ना? इसका भाग लगाओगे तो तुम्हारे पास ये आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर चौथे कक्षक में हो तो इसकी ऊर्जा -0.85 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और चलो, अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गलती से पांचवें कक्षक में पहुंच गया है ना? मान लेते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन गलती से पांचवें कक्षक में पहुंच गया है, तो पांचवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 अपन 5² मतलब -13.6 अपन 25, ये भाग लगाओगे तो पांचवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -0.54 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ही होगी। और चलो, अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गलती से अनंतवें कक्षक में पहुंच गया है, तो तब अनंतवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 अपन इनफाइनाइट²। हर इनफाइनाइट है तो पूरी चीज 0 हो जाएगी, मतलब अनंतवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टेंड्स टू 0 और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टेंड्स टू 0 मतलब अनंतवें कक्षक में बंधन खत्म हो जाएगा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बंधा हुआ नहीं रहेगा, बंधन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अलग-अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमने देख ली, है ना? अलग-अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी वो देख लिया, ठीक है? देखो अच्छे ध्यान रखना कि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये 4 का भाग, 9 का भाग, 16, 25 ये भाग लगाने का टाइम नहीं होगा। इन जादुई डेटास को हमको याद रखना है यार, बहुत यूज़फुल है, ठीक? बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये 9, 16, 25 का भाग लगाने का टाइम नहीं, इन जादुई डेटास को याद रखना। ठीक है? तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, सीधे के सीधे दिमाग में छपने चाहिए। ठीक? वही हाइड्रोजन, है ना? वही हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर देख रहे हैं। ये तो मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर अलग-अलग ऑर्बिट में हो तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी और डेटा याद रखना है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले कक्षक में हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6
इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे कक्षक में हो तो दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4, इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में हो तो उसकी ऊर्जा -1.51, इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षक में हो तो इसकी ऊर्जा -0.85 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ऐसे इलेक्ट्रॉन पांचवें कक्षक में हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -0.54 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और अनंतवें कक्षक में हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टेंड्स टू 0, मतलब बंधन खत्म हो जाए। अब बच्चों देखो, हमने अलग-अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है वो देख लिया। अब इसमें एक छोटा-सा कंसेप्ट देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में है ना? मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में है। हम देख चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में हो तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है ना? मतलब साफ-साफ बोल सकते हैं कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे बड़ी नेगेटिव है। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे बड़ी नेगेटिव है। और बताओ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे बड़ी नेगेटिव है, मतलब पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का नाभिक से बंधन सबसे ज्यादा होगा और बंधन सबसे ज्यादा होगा इसलिए पहला कक्षक सबसे स्थायी कक्षक होता है। इसलिए जो पहला कक्षक है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, हिंदी में मूल अवस्था या स्थायी अवस्था ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो ये आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है ना? तो हम पक्का बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में हो, तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे बड़ी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे बड़ी नेगेटिव, मतलब पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का नाभिक से बंधन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब है ना? पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का नाभिक से बंधन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब पहला कक्षक सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए जो पहला कक्षक है उसको मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरे कक्षक में बताओ, एकदम साफ-साफ देख सकते हैं कि दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ी छोटी नेगेटिव है और ऊर्जा थोड़ी छोटी नेगेटिव है, मतलब दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का नाभिक से बंधन कम होगा और बंधन कम होगा, मतलब ये जो दूसरा कक्षक है वो स्थायी नहीं अस्थायी अवस्था होगी। तो जो दूसरा कक्षक है वो पहली अस्थायी अवस्था होगी, इसलिए इसको प्रथम उत्तेजित अवस्था या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि पहले कक्षक में बंधन सबसे ज्यादा होता है, पहला कक्षक सबसे स्थायी होता है, इसलिए इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और जो दूसरा कक्षक है उसमें बंधन थोड़ा कम होता है, मतलब जो दूसरा कक्षक है वो पहली अस्थायी अवस्था होती है, इसलिए इसको प्रथम उत्तेजित अवस्था है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वैसे n इक्वल 3 यहाँ बंधन थोड़ा और कम होगा तो इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल 4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल 5 को फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब चौथी उत्तेजित अवस्था। तो इस टाइप से भी इनके नेमिंग होते हैं, तो तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं यार। ये देखो, ये सब तो हमने कर लिया, है ना? ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और ये सब निकाल लिया, लेकिन अधिकतर बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है ना? हमारे दिमाग में भी आता था। तो अधिकतर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि देखो 9-10 में तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब तो पहले कक्षक में रहेगा, है ना? 9-10 में यही पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए पहले कक्षक में ही रहेगा। तो फिर दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक इनको बता ही क्यों रहे हैं? हम पढ़ते हमको भी यही लगता था, हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो पहले कक्षक में ही रहेगा, तो फिर इसमें दूसरा कक्षक, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सारे कक्षक का महत्व ही क्या है? इनको बता ही क्यों रहे हैं? ये दिमाग में आता है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि जो तुमने 9-10 में पढ़ा था वो काफी सही पढ़ा था, है ना? ध्यान रखना कि 9-10 में पढ़ा था वो काफी सही पढ़ा था। फिर तुमको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल, हमको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन स्थायित्व चाहता है। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अधिकतर टाइम, मतलब 99% टाइम तो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। तो तुमने पढ़ा था और सही पढ़ा था, ध्यान रखना तुम। ये ध्यान रखना कि सही है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये इकलौता इलेक्ट्रॉन स्थायित्व चाहता है। प्रकृति में हर कोई स्थायित्व चाहता है, ठीक है?
ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये इकलौता इलेक्ट्रॉन भी स्थायित्व चाहता है। तो ध्यान रखना कि स्थायित्व के लिए अधिकतर टाइम मतलब 99% टाइम तो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहता है। तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अधिकतर टाइम 99% टाइम तो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। लेकिन, है ना, अधिकतर टाइम तो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, लेकिन अगर प्रकाश या फोटोन गिरा करके एग्जैक्टली गैप के बराबर इसको ऊर्जा दे दें, तो इस ऊर्जा को प्राप्त करके किसी उच्च उत्तेजित अवस्था में भी पहुंच सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अधिकतर टाइम अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। कुछ भी नहीं कहा गया हो तो यही मानेंगे कि अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन प्रकाश या फोटोन गिरा करके अगर इसको एग्जैक्टली गैप के बराबर ऊर्जा दें, तो इस ऊर्जा का यूज करके वो किसी उच्च उत्तेजित अवस्था में भी पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे बताओ 1 और 2 के बीच गैप कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ना। तो चलो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर हम, है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर मान लेते हैं 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा वाला फोटोन गिरा रहे हैं, है ना, मान लेते हैं कि इस ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन पर 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा वाला फोटोन गिरा रहे हैं। ठीक है, तो बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि ये जो ऊर्जा है, और, है ना, आराम से बताओ कि ये जो ऊर्जा है वो 1 और 2 के गैप के एग्जैक्टली बराबर है। बस बताओ इस फोटोन की ऊर्जा 1 और 2 के गैप के एग्जैक्टली बराबर है। तो इतनी ऊर्जा का अगर फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एक्सेप्ट करेगा और इतनी ऊर्जा लेकर के n = 1 से 2 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एग्जैक्टली गैप के बराबर, सॉरी, प्रकाश या फोटोन गिरा करके एग्जैक्टली गैप के बराबर ऊर्जा दें तो इलेक्ट्रॉन किसी उच्च उत्तेजित अवस्था में भी पहुंच सकता है। ठीक है, सही है ना। लेकिन तुम अच्छे से ध्यान रखना, ये खतरनाक कंसेप्ट है, तुम अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को किसी उच्च उत्तेजित अवस्था तक पहुंचाना है तो उसके लिए एग्जैक्टली गैप के बराबर ऊर्जा का फोटोन गिराना होगा। तो ये मेन चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को अगर किसी उच्च उत्तेजित अवस्था में पहुंचाना है तो उसके लिए फोटोन के माध्यम से एग्जैक्टली गैप के बराबर ऊर्जा देनी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। बाकी अगर हम गैप से थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ये फोटोन बिना अभिक्रिया किए खाली हाथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस बार हम 10.2 की जगह 10.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का फोटोन गिरा रहे हैं, तो तुम देखते ही बताओ कि 1 और 2 के बीच गैप 10.2 है ना, जबकि इस बार 10.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरा रहे हैं। तो बताओ इस बार जो फोटोन की ऊर्जा है वो एग्जैक्टली किसी भी गैप के बराबर है ही नहीं, तो बस इलेक्ट्रॉन इस वाली ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ये फोटोन बेचारा बिना अभिक्रिया किए खाली हाथ निकल जाएगा। चलो अगला केस दे रहा हूं, अब मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर 10.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा का फोटोन, है ना, मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर 10.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा का फोटोन गिराया। ठीक है ना, तो बस तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी ये जो ऊर्जा है वो किसी भी गैप के एग्जैक्टली बराबर नहीं है, इससे ज्यादा है लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं है, तो बोल सकते हैं, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 10.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरा रहे हैं। तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी ये फोटोन की ऊर्जा किसी गैप के एग्जैक्टली बराबर नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये फोटोन भी बिना अभिक्रिया किए खाली हाथ बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, सुनने में अजीब लगता है। ध्यान रखना कि अगर अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार सोचे, ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो ये होगा कि अगर 10.3 ऊर्जा का फोटोन, है ना, अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो ये होगा कि अगर 10.3 ऊर्जा का फोटोन गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक पहुंच जाएगा। 1 से 2 तक पहुंचाने में 10.2 इतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी और बची जो 0.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा किसी छोटे से फोटोन के रूप में निकल जाएगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो ये होता है कि गैप से थोड़ी ज्यादा ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा,
एक्साइट होने में 10.2 ऊर्जा खर्च हो जाएगी और बची 0.1 ऊर्जा छोटे से फोटोन के रूप में निकलेगी। लेकिन ध्यान रखना तुम अच्छे ध्यान रखना कि इस माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट काम नहीं करते हैं, है ना? ध्यान रखना तुम। ये ध्यान रखना कि इस माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट काम नहीं करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट काम करते हैं। और ध्यान रखना कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार यदि फोटोन की ऊर्जा एग्जैक्टली गैप के बराबर है, तभी इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का को एक्सेप्ट करेगा और उच्च उत्तेजित अवस्था में पहुंचेगा। बाकी फोटोन की ऊर्जा गैप से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी भी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, मतलब फोटोन बिना अभिक्रिया किए बाहर निकल जाएगा। ये मेन चीज है। तो जो जो बोल रहा हूं मैं लिखवा भी दूंगा, है ना? तो बस बोल सकते हैं, है ना? हम कह सकते हैं कि अगर प्रकाश या फोटोन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली गैप के बराबर ऊर्जा दें, तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करके किसी उच्च उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा। लेकिन तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन इस उच्च उत्तेजित अवस्था में परमानेंटली रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। बताओ, ये तो अस्थायी अवस्था होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस उच्च उत्तेजित अवस्था में परमानेंट रुकेगा नहीं। बहुत मतलब 10 की पावर -9 सेकेंड इतने टाइम तक रुकेगा। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस अस्थायी अवस्था में परमानेंटली रुकेगा नहीं, तुरंत इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। और बताओ, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त करेगा और जो ऊर्जा मुक्त होगी वो भी फोटोन के रूप में निकलेगी। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को किसी उच्च उत्तेजित अवस्था में पहुंचाना है तो जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो भी फोटोन के रूप में देंगे, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो भी फोटोन के रूप में मुक्त होगी, है। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाना है तो जो ऊर्जा देनी होगी वो भी फोटोन के रूप में, और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो भी फोटोन के रूप में मुक्त होगी, है ना? और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जंप करता है या नीचे गिरता है, इसको इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बोलते हैं, है ना? एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जंप करता है उसको इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बोलते हैं। ठीक, सही है ना? कुछ और भी चीजें देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस बार भी वही ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है और उस पर चलो 12 पॉइंट, ये क्या हो रहा है? हम्म, ये इस बार भी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है और इसको 12.09 इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरा रहे हैं। बस देखते ही बताओ, ये 12.09 ये भी किसी एग्जैक्टली गैप के बराबर है या नहीं है? बताओ, 1 और 3 के गैप के बराबर है। तुम देख कर बताओ कि 1 एनर्जी लेवल की ऊर्जा इतनी है, थर्ड की इतनी है, इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे तो 12.09, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि इस ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन पर 12.09 इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरा है। तो ये जो ऊर्जा है वो भी 1 और 3 के एग्जैक्टली गैप के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को भी एक्सेप्ट करेगा और इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से 3 में पहुंच जाएगा। ठीक है? और हमको पता है कि थर्ड ऑर्बिट पे परमानेंटली रुकेगा नहीं, वापस नीचे आएगा। ठीक है? और नीचे आएगा तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त करेगा जो कि फोटोन के रूप में निकलेगी। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचाना है तो उसके लिए जो ऊर्जा देनी होगी वो भी गैप के बराबर ऊर्जा देनी होगी, है ना? बोल सकते हैं यार कि इलेक्ट्रॉन को किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचाना है तो गैप के बराबर ऊर्जा देनी होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो भी गैप के बराबर ही ऊर्जा मुक्त होगी, है ना? तो ये ध्यान रखना। हाँ बच्चों, देखो अभी हमने हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर देख लिए और इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे होता है वो देख लिया। नहीं, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना। तो क्वेश्चन में हमको देता है कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है ना? नीचे से ऊपर जा रहा है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो देखना है। ठीक है? तुम अच्छे से ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि बोर्ड थ्योरी में कभी भी इलेक्ट्रॉन संक्रमण का क्वेश्चन आए तो उसको करने का सबसे सही तरीका है कि इसको एनर्जी गैप से करेंगे। है, तो ये मेन चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको ऊर्जा के गैप से करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचाना है तो फोटोन के माध्यम से ऊर्जा देनी भी कितनी पड़ेगी? गैप के बराबर। और ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो भी
गैप के बराबर होगी। जैसे कई बार पूछता है कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है ना? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, इसको ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 4 तक पहुँचाना है, तो उसके लिए फोटॉन के माध्यम से कितनी ऊर्जा देनी होगी ये पूछता है। ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 4 तक पहुँचाने के लिए फोटॉन के माध्यम से कितनी ऊर्जा देनी होगी 1 और 4 के गैप के बराबर। तो 1 और 4 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो बस कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को 1 से 4 तक पहुंचाना है, तो कितनी ऊर्जा देनी होगी 1 और 4 के गैप के बराबर हम तो 12.75 है ना? या कई बार ऐसा देता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल 3 से ग्राउंड स्टेट में नीचे गिरा, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो बस इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 1 में नीचे गिरे, तो फोटॉन के माध्यम से ऊर्जा मुक्त भी कितनी होगी? गैप के बराबर। तो 1 और 3 के बीच गैप 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो बस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरे, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 1 और 3 के गैप के बराबर, मतलब 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वो फोटॉन के रूप में निकलेगी, मतलब इस ट्रांजिशन से एक फोटॉन निकलेगा जिसकी ऊर्जा 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये होगी। ठीक है ना? तो तुम अच्छे से ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि अपने मॉडर्न फिजिक्स में अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का क्वेश्चन आए, तो ट्राई करना कि इसको एनर्जी गैप से ही करो, ठीक है? फास्ट कैलकुलेशन होती है। एक और छोटी चीज बता रहा हूँ, ये देखो हमको तो केवल हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर याद रखने हैं, है ना? ध्यान रखना कि हमको तो केवल हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर याद रखने हैं, लेकिन हाइड्रोजन लाइक अगर कोई और परमाणु हो, तो प्रत्येक स्तर की ऊर्जा कितनी हो जाएगी इंटू जेड स्क्वायर, है ना? तो ये ध्यान रखना है कि हमको केवल हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर याद रखने हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक कोई और परमाणु हुआ, तो उसमें प्रत्येक स्तर की ऊर्जा कितनी हो जाएगी इंटू जेड स्क्वायर गुना हो जाएगी, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की जगह हीलियम प्लस वन आयन है, ठीक है ना? उसके ऊर्जा स्तर क्या होंगे वो देखना है, बस हमको हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर याद रखने हैं। अगर हीलियम प्लस के अगर ऊर्जा स्तर बनाने हो, तो बस हीलियम प्लस हाइड्रोजन लाइक कोई अन्य परमाणु है, तो उसके प्रत्येक स्तर की ऊर्जा कितनी हो जाएगी जेड स्क्वायर गुना। तो हीलियम का जेड कितना होता है 2, तो इसके प्रत्येक स्तर की ऊर्जा 2 स्क्वायर गुना मतलब 4 गुना हो जाएगी, है ना? ऐसे ही लिथियम प्लस 2 के ऊर्जा स्तर देखने हैं, तो लिथियम प्लस 2 के भी ऊर्जा स्तर जेड स्क्वायर गुना मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 गुना होंगे। तो बस याद रखना कि हमको केवल हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर याद रखते हैं। हाइड्रोजन लाइक कोई अन्य परमाणु हुआ, तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर में ऊर्जा जेड स्क्वायर गुना होगी, मतलब हीलियम प्लस वन आयन हुआ, तो प्रत्येक स्तर की ऊर्जा जेड स्क्वायर मतलब 4 गुनी होगी। लिथियम आयन हुआ तो 9 गुनी, और बेरिलियम आयन होगा तो 16 गुनी। और हम समझते हैं कि हाइड्रोजन लाइक कोई अन्य परमाणु हुआ, तो प्रत्येक स्तर की ऊर्जा जेड स्क्वायर गुना होगी, तो ऊर्जा में डिफरेंस भी जेड स्क्वायर गुना होगा, ठीक? ये सिंपल सा केस लूं, जैसे हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन की जगह हीलियम प्लस वन आयन है, इसका इलेक्ट्रॉन n इक्वल 1 से 3 में गिर रहा है, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो बस हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बता हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरता, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती? 1 और 3 के गैप के बराबर हो, तो 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब बताओ ये हीलियम परमाणु है, तो बताओ जो ऊर्जा स्तर है वो जेड स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा, तो जो ऊर्जा में अंतर है वो भी जेड स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक? अब देखो ये जो मैंने बोला उसको प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है, तो तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना, ठीक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, है ना? ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, देखो हमको अच्छे पता है कि, है ना? हमको अच्छे पता है कि बोर्ड्स थ्योरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का अगर कोई क्वेश्चन आया, तो उसको हमेशा हम ऊर्जा सॉरी ये हमको अच्छे पता है कि बोर्ड्स थ्योरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का अगर क्वेश्चन आया, तो उसको हम लोग तो हमेशा एनर्जी के गैप से ही करेंगे। लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से फॉर्मूला भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना यार? कि अपने बोर्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का क्वेश्चन आया, तो हम लोग तो हमेशा एनर्जी गैप से ही करेंगे, लेकिन एक बार मूर्खों के टाइप से फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन लाइक कोई परमाणु है ना? मान लेते हैं कि हाइड्रोजन लाइक कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक
Z है और इसका इलेक्ट्रॉन N2 के उच्च ऊर्जा स्तर से N1 के निम्न ऊर्जा स्तर में गिर रहा है। तो फोटोन के माध्यम से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो देखना है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना? हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बताओ इसका इलेक्ट्रॉन N2 के उच्च ऊर्जा स्तर से N1 के निम्न ऊर्जा स्तर में गिरे, तो बताओ कितनी ऊर्जा मुक्त होगी इन दोनों के गैप के बराबर, मतलब E इनिशियल माइनस E फाइनल। है तो मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन N2 के उच्च ऊर्जा स्तर से N1 के निम्न ऊर्जा स्तर में गिरे तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी इनके गैप के बराबर, मतलब E इनिशियल माइनस E फाइनल। पहले E इनिशियल, तो शुरू में N2 ऊर्जा स्तर में था, तो शुरू में ऊर्जा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपन N2 स्क्वायर माइनस E फाइनल, तो फाइनली ये N1 स्तर में चला गया है, तो फाइनली इसकी ऊर्जा होगी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपन N1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो इस ट्रांजिशन के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल जेड स्क्वायर 1 अपन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपन N2 स्क्वायर। है ना? तो ध्यान रखना तुम अच्छे से, ये याद रखना कि बोर्ड थ्योरी में, है ना, बोर्ड थ्योरी में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के क्वेश्चन आए तो हमने तो कसम खा रखी है कि हम एनर्जी गैप से ही करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में मुक्त ऊर्जा को का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरे तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल जेड स्क्वायर 1 अपन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपन N2 स्क्वायर। है ना? और हमको पता है कि जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वो फोटोन के रूप में निकलेगी, मतलब बोल सकते हैं कि इस ट्रांजिशन से एक फोटोन निकलेगा जिसकी ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल जेड स्क्वायर 1 अपन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपन N2 स्क्वायर। एक और छोटी चीज बोल रहा हूँ कि कई मूर्ख लोग ये इनिशियल और फाइनल के चक्कर में फंस जाते हैं कि N1 N2 में कौन इनिशियल और कौन फाइनल। तो मैं तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ कि N1 N2 में कौन इनिशियल कौन फाइनल उसके चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं है। है ना? हम तो क्या करेंगे, सिंपली ज़्यादा माइनस कम करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि कौन इनिशियल कौन फाइनल उसके चक्कर में फँसने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिंपली ज़्यादा माइनस कम करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में गिर रहा है ना, तो बताओ कितनी ऊर्जा मुक्त होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड स्क्वायर, और यहाँ हम सिंपली ज़्यादा माइनस कम। तो ज़्यादा माइनस कम मतलब 1 अपन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपन 4 स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना कि इसमें कौन सा इनिशियल लेवल है कौन सा फाइनल लेवल है, उसके चक्कर में फंसना ही नहीं। हम तो सिंपली ज़्यादा माइनस कम, मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से 1 में गिर रहा है तो यहाँ ज़्यादा माइनस कम मतलब 1 अपन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपन 3 स्क्वायर। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरे तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी, है ना? गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी जो कि फोटोन के रूप में निकलेगी। बस हम बोल सकते हैं कि इस ट्रांजिशन से इतनी ऊर्जा मुक्त हुई है ना, और जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वो फोटोन के रूप में निकलेगी। मतलब बोल सकते हैं कि इस ट्रांजिशन के, है ना, बोल सकते हैं कि इस ट्रांजिशन के कारण एक फोटोन निकलेगा जिसकी ऊर्जा इतनी होगी। तो बस फोटोन की ऊर्जा इतनी है तो उस फोटोन का तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए आराम से बताओ कि फोटोन की ऊर्जा को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्ब्डा। है तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो इतनी ऊर्जा मुक्त होगी जो कि फोटोन के रूप में निकलेगी। तो बस निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा इतनी है, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए फोटोन की ऊर्जा को खोल करके hc बाय लैम्ब्डा लिख सकते हैं। तो बस लैम्ब्डा निकालना है तो hc को उधर ट्रांसफर करते हैं, hc को उधर ट्रांसफर करेंगे तो निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य 1 बाय लैम्ब्डा इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अपन hc, फिर इधर z स्क्वायर 1 अपन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपन n2 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको देखते हैं, है ना? इसको देखते हैं, तुम बताओ कि 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये भी कांस्टेंट है और Hc भी कांस्टेंट है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अपन Hc ये पूरा भी कांस्टेंट होगा, और इस पूरे नमूने को हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अपन Hc, इस पूरी चीज को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। और अगर सबका मान स्टैंडर्ड यूनिट में रखें तो रिडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास आता है लगभग 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, इतना आता है। सही ना? बस हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले प्रकाश
या निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 1/λ इक्वल रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना? आगे अच्छे ध्यान रखना कि अब कभी भी बोर्ड्स थ्योरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का क्वेश्चन हो, है ना? ध्यान रखना कि बोर्ड्स थ्योरी में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का क्वेश्चन हो, तो हम तो हमेशा उसको एनर्जी गैप से ही करेंगे, लेकिन तुम चाहो तो फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण फोटोन के रूप में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन इक्वल Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य पूछे तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 1/λ इक्वल रिडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और बताओ, जो 1/λ होता है उसको केमिस्ट्री में तुम न्यू बार मतलब तरंग संख्या भी बोलते होगे। अब इस समीकरण का भी महत्व है, तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि कई बार हमको, ये ध्यान रखना कि कई बार हमको निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा नहीं पूछता, डायरेक्ट निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य पूछता है ना? फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि कई बार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा नहीं पूछता, उसकी जगह डायरेक्टली निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य पूछता है। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन का डायरेक्ट तरंग दैर्घ्य पूछा हो, तो रिडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य 1/λ इक्वल रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि n1 n2 में कौन इनिशियल कौन फाइनल हो, सोचना ही नहीं है, बस हम तो ज्यादा माइनस कम करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन n इक्वल 5 से n इक्वल 2 में गिर रहा हो, तो यहाँ ज्यादा माइनस कम मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, है ना? ये ध्यान से देखना अच्छे से। ये तो देखो, मैंने अभी बत है ना, मैंने अभी बताया था कि बोर्स थ्योरी के, सॉरी, मैंने अभी बताया था कि बोर्स थ्योरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के जितने भी क्वेश्चन है उसको करने का 2 तरीके हैं। एक तो तुम एनर्जी गैप से कर सकते हो और दूसरा मूर्खों टाइप से फॉर्मूला लगा सकते हो। ध्यान रखना तुम, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो तुम एनर्जी गैप से कर सकते हो या मूर्खों टाइप से फॉर्मूले से कर सकते हो। फिर देखो कब किस मेथड से करना, वो स्मार्टनेस होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो तुम बताओ कि अगर निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा या तरंग दैर्घ्य हमको डेसिमल में दे रखा हो, है ना? ध्यान रखना कि निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा या तरंग दैर्घ्य को दशमलव में दे रखा हो, जैसे 15.7 नैनोमीटर, ऐसा दशमलव में अगर ऑप्शन दे रखे हो, तब तो हम गैप से करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा या तरंग दैर्घ्य को भिन्न में दे रखा हो, जैसे 5 Re/9, इस टाइप से अगर भिन्न में दे रखा हो, या 2 चीजों का अनुपात पूछा हो, तो फिर फॉर्मूले से करेंगे। है, तो ये ध्यान रखना यार, अच्छे आगे ध्यान रखना। इनकी क्वेश्चन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी। कब किससे करना हो, स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो याद रखना कि अगर जो ऑप्शन है ना, अगर ये ऑप्शन जो है उसमें फोटोन की ऊर्जा है तरंग दैर्घ्य को दशमलव में अगर दे रखा हो, फिर 15.7 3.8 ऐसे दशमलव में दे रखा हो, तब तो एनर्जी गैप से करना सही रहता है। लेकिन निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा या तरंग दैर्घ्य को अगर भिन्न में दे रखा हो, तो फिर फॉर्मूले से बेटर रहता है। या अगर निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा या तरंग दैर्घ्य में अनुपात पूछा हो, है ना, कि नहीं 2 फोटोन की ऊर्जा या तरंग दैर्घ्य अनुपात पूछा हो, तब भी फॉर्मूले से बेटर है। जब फॉर्मूला लगाओगे और जब अनुपात निकालोगे तो आरी से आरी कैंसिल हो जाएगा, इजी पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आगे, ठीक है? कि उत्तर अगर दशमलव में दे रखा हो तो एनर्जी गैप से करेंगे, और अगर उत्तर भिन्न में दे रखा हो या 2 चीजों का अनुपात पूछा हो, तो फिर कसम खा लेना कि तब उसको फॉर्मूले से, फिर तब उसको एनर्जी गैप से नहीं, तब उसको हम फॉर्मूले से करेंगे। हाँ बच्चों, ये अभी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। फिर उनको पता चल गया कि आंसर अगर दशमलव में पूछे तो एनर्जी गैप से करेंगे, और अगर आंसर भिन्न में पूछे या 2 चीजों का अनुपात पूछे तो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक? चलो, इसी पे बेस्ड एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, तुम वीडियो पॉज करके लैंग्वेज को नोट कर लेना। मैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो देखो, इसमें हमको दे रखा है कि लिथियम +2 का आयन है,
ये लिथियम +2 का आयन है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3 से ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 में गिर रहा है। सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेज चेंज हो गया। हाँ, ये तो हमको दे रखा है कि लिथियम +2 का आयन है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3 से ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 में ट्रांजिशन कर रहा है। बस हमको देखना है कि इस ट्रांजिशन के कारण जो फोटोन निकलेगा उसका ऊर्जा तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली संवेग कितना होगा वो देखना है। और सेकंड पार्ट में ऐसे ही डराने के लिए पूछा है कि फोटोन आगे की ओर फायर करेगा तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये आयन पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होगा ना। तो फोटोन उत्सर्जन के कारण लिथियम की प्रतिक्षेप चाल कितनी होगी? बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, लेकिन फिर भी पूछा है ना। स्टार्ट करते हैं। तो ये लिथियम +2 आयन है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट n=3 से ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 में ट्रांजिशन कर रहा है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि लिथियम +2 का आयन 3 से 1 में गिर रहा है, इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिर रहा है। तो ये शब्द समझना यार, है ना? तो ध्यान रखना कि लिथियम +2 का आयन n=3 से 1 में गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि लिथियम +2 का इलेक्ट्रॉन n=3 से 1 में गिर रहा है ना? तो हमको अच्छे पता है, हम अच्छे समझते हैं कि लिथियम प्लस टू आयन का इलेक्ट्रॉन n=3 से n=1 में गिरेगा। तो बताओ गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त करेगा जो कि फोटोन के रूप में निकलेगी। तो इस ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा, तरंग दैर्ध्य, ये सब कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का ही क्वेश्चन है ना, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के क्वेश्चन को दोनों टाइप से कर सकते हैं, गैप से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वैसे तुम समझ गए होंगे कि इस बार हमको कोई अनुपात नहीं पूछा, आंसर दशमलव में पूछा है। इसलिए इस बार एनर्जी गैप से ही करना स्मार्ट रहेगा। ठीक, पहले एनर्जी गैप से करते हैं। तो देख लेना, हमको दे रखा है कि लिथियम +2 आयन का इलेक्ट्रॉन है और वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3 से ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 में गिर रहा है। बस आराम से बताओ कि इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरेगा तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त करेगा जो कि फोटोन के रूप में निकलेगी। सबसे पहले निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है ना? तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बताओ इल है ना? हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बताओ इलेक्ट्रॉन n=3 से 1 में गिर रहा है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा 1 और 3 के गैप के बराबर। बस लिथियम +2 में 1 और 3 के बीच गैप कितना होगा वो देखना है। तो बताओ लिथियम के ऊर्जा स्तर तो हमको नहीं पता, लेकिन हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर तो पता है ना? है ना? लिथियम के नहीं पता है, लेकिन हाइड्रोजन की ऊर्जा स्तर पता है। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन के केस में पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6, दूसरे कक्षक में -3.4 और तीसरे कक्षक में -1.51। तो बताओ हाइड्रोजन में 1 और 3 के बीच गैप कितना होता है? ये 13.6 माइनस 1.51 करेंगे तो तुम्हारे पास 12.09 आएगा। है, तो ध्यान रखना तुम अच्छे से। ये लिथियम के तो नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के तो पता है ना। ये तो हमको हाइड्रोजन की ऊर्जा स्तर याद है, तो हम साफ-साफ देख सकते हैं कि बताओ हाइड्रोजन में 1 और 3 के बीच गैप कितना होगा? 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो बताओ लिथियम में गैप कितना होगा इंटू जेड स्क्वायर मतलब इंटू 3 स्क्वायर। या तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरेगा तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। और हम स्मार्ट ही बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन में 1 और 3 के बीच गैप कितना होता है? 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। हाइड्रोजन में गैप इतना है तो लिथियम में गैप कितना होगा? इंटू जेड स्क्वायर मतलब इंटू 3 स्क्वायर। ये तो लिख दिया कि हाइड्रोजन में गैप 12.09, तो लिथियम में गैप कितना होगा इंटू जेड स्क्वायर मतलब 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर मतलब इंटू 3 स्क्वायर। ये गुणा कर देना, तो गुणा करोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि लिथियम में गैप तुम्हारे पास आएगा 108.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना? तो बस हम बोल सकते हैं कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरेगा तो इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो कैसे किया समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरेगा तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। हाइड्रोजन होता तब तो एग्जैक्ट 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, लेकिन लिथियम में तो गैप इंटू जेड स्क्वायर मतलब इंटू 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो लिथियम में गैप 108.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी?
108.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और बताओ कि जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वो फोटोन के रूप में निकलेगी, मतलब इस ट्रांजिशन से एक फोटोन निकलेगा जिसकी ऊर्जा 108.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी होगी। ठीक है? तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा तो आ गई। अब हमको निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य देखना है ना? ये तो फोटोन की ऊर्जा आ गई। अब निकलने वाले फोटोन का हमको तरंग दैर्ध्य देखना है, तो उसके लिए बताओ फोटोन की ऊर्जा को खोल करके क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा को उधर ट्रांसफर करें तो निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य कितना आ गया, hc बाय e। तो निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, hc तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर, अपन ई निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा 108.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ 11.4 नैनोमीटर ये आ जाएगा। तो निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य इतना आ गया, है ना? तरंग दैर्ध्य आ गया। तो हमको एक और चीज पूछी है कि निकलने वाले फोटोन का डी ब्रोगली संवेग कितना होगा वो देखना है? निकलने वाले फोटोन का डी ब्रोगली संवेग कितना होगा वो देखना है। ठीक, तो ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फोटोन में ऊर्जा तो होती है लेकिन साथ में फोटोन में संवेग भी होता है। और किसी भी फोटोन का तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा हो तो इसका डी ब्रोगली संवेग कितना होता है, h बाय लैम्ब्डा। तो h का मान तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34, अपन लैम्ब्डा का मान 11.4 इंटू ये 11.4 नैनोमीटर में तो 10 की पावर माइनस 9। इसको सॉल्व कर सकते हो ना? तो 11.4 को लगभग 11 लिख दो और इसको लगभग 66 लिख देते हैं। इसका भाग लगाओगे तो आंसर लगभग तुम्हारे पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 26 आएगा। ये लगभग कर सकते हो, सॉल्व करेंगे तो लगभग 6 इंटू 10 की पावर माइनस 26 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो निकलने वाले फोटोन का डी ब्रोगली संवेग इतना आ गया, है ना? ये कर लिया। अब देखो ये डी ब्रोगली संवेग में निकाल तो लिया, ठीक है ना? तो पहले निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य और डी ब्रोगली संवेग h बाय लैम्ब्डा ऐसे कर तो लिया, लेकिन इसको और स्मार्ट तरीके से कर सकते थे। ये तो मैंने बताया था कि किसी भी फोटोन की ऊर्जा तो कितनी होती है, hc बाय लैम्ब्डा, और किसी भी फोटोन का डी ब्रोगली संवेग कितना होता है, h बाय लैम्ब्डा। तुम बताओ इन दोनों का भाग देंगे तो क्या आएगा, E बाय पी इक्वल टू सी। तो P इक्वल टू कितना आ गया, E बाय सी। तो ये ज्यादा स्मार्ट रहेगा। तो E तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा 108.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपन सी 3 इंटू 10 टू पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 26 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो कैसे भी करो आंसर वही आएगा। ठीक है? ये तो देखो अभी हमको निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा, तरंग दैर्ध्य ये सब दशमलव में पूछा था, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको एनर्जी गैप से कर लिया। बाकी तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है? जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिर रहा है, निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये तो बस कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, लिथियम में से z 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या रखेंगे, सिंपली ज्यादा माइनस कम, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तब भी फोटोन की ऊर्जा इतनी आएगी, 108.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी आएगी। ठीक है? और फोटोन की ऊर्जा आ गई तो इसको hc बाय लैम्ब्डा के बराबर करेंगे तो तरंग दैर्ध्य आ जाएगा। एक और चीज कि कई बार हमको निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा नहीं, डायरेक्ट निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य पूछता है ना? और तुमको पहले ही बताया था कि अगर निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन का केवल तरंग दैर्ध्य पूछे, तब तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। उससे भी कर सकते हैं तो 1 बाय लैम्ब्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट तो 1.1 इंटू 10 की पावर 7 z3 का स्क्वायर,
और यहाँ ज्यादा माइनस कम मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इससे निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाएगा। इस बार भी लगभग 11.4 नैनोमीटर इतना ही आएगा। तो देखो ये मैंने हर टाइप से मुरकुल टाइप से कर लिया, लेकिन तुम तुरंत समझ गए होंगे इस बार उत्तर दशमलव में पूछा है, इसलिए अभी सबसे बेस्ट है एनर्जी गैप से करना है। ये सब फालतू है। ये तो हमको पता चल गया कि निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा 108.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य 11.4 नैनोमीटर और निकलने वाले फोटोन का डी ब्रोगली संवेग 6 × 10 की पावर माइनस 26 ये आ गया। अब क्वेश्चन का जो फालतू सेकंड पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। ये तो हमको दे रखा है कि लिथियम आयन इतनी ऊर्जा इतने संवेग का फोटोन निकाल रहा है ना, तो तुम आराम से बताओ कि फोटोन आगे की ओर फायर करेगा तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये आयन किधर की ओर रिकॉइल हो जाएगा, पीछे की ओर रिकॉइल हो जाएगा। तो बस हमको देखना है कि फोटोन निकालने के कारण लिथियम की प्रतिक्षेप चाल कितनी होगी वो देखना है। वैसे प्रैक्टिकली मीनिंगलेस होती है, लेकिन पूछा है तो कर सकते हैं। तो तुमने 11th में पढ़ा होगा कि कभी भी प्रतिक्षेप वेग पूछे तो उसके लिए हमेशा हम संवेग संरक्षण लगाते हैं। बस अब इसको एक मैकेनिक्स के क्वेश्चन के टाइप से ट्रीट करेंगे, है ना? बस मान लेते हैं कि लिथियम +2 आयन है ना? मान लेते हैं कि लिथियम +2 आयन है जो बिल्कुल विलगित है और कुछ भी नहीं कहा गया है, तो यही मानेंगे कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है। अब आंतरिक बलों के कारण ये 2 टुकड़ों में टूट रहा है ना? और हमको दे रखा है ये जो लिथियम है वो 6 × 10 की पावर माइनस 26 इतनी संवेग का फोटोन आगे की ओर निकल रहा है। तो बस आराम से बताओ, ये फोटोन आगे की ओर फायर करेगा तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये प्रतिक्षेपित किधर हो जाएगा? पीछे की ओर। बस इसकी प्रतिक्षेप चाल कितनी होगी वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ कि ये जो भी बल लग रहा है फोटोन और लिथियम आयन के बीच आपस में लग रहा है, पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई तीसरा पर्सन तो टच नहीं कर रहा है ना? तो बता इस बार भी पूरे सिस्टम पर बाह्य बल 0 है, इससे संवेग संरक्षित रहेगा। तो बस संवेग संरक्षण लगाएंगे। तो ये तो तुमको याद होगा कि कभी भी प्रतिक्षेप वेग निकालना है तो हमेशा हम संवेग संरक्षण लगाते हैं। बस इस बार भी हम संवेग संरक्षण लगाएंगे, लेकिन गधों टाइप से पूरा लिख करके नहीं, चालाकी से करेंगे, ठीक ना? बस तुम आराम से बताओ कि शुरू में है ना, कुछ भी नहीं दे रखा तो मानेंगे कि शुरू में लिथियम आयन रुका हुआ है, मतलब शुरू में इसका वेग 0 है। तो बताओ शुरू में इसका वेग 0 है तो संवेग भी 0 होगा। अब तुम बताओ कि प्रारंभ में इसका संवेग 0 है, तो संवेग संरक्षण के अनुसार अंत में भी कुल संवेग 0 होना चाहिए, है ना? ध्यान रखना कि शुरू में लिथियम आयन रुका हुआ है, तो प्रारंभिक संवेग 0। अब तुम बताओ कि प्रारंभ ये तुम बताओ कि प्रारंभिक संवेग 0 है, तो संवेग संरक्षण के अनुसार अंत में भी कुल संवेग 0 होना चाहिए। और तुम बताओ कि अंत में कुल संवेग 0 होने के लिए इसका संवेग जितना आगे की ओर है, इसका संवेग उतना ही पीछे की ओर होना चाहिए ताकि दोनों आपस में कैंसल हो जाएँ। क्या बोला, ठीक है ना? ये ध्यान रखना कि प्रारंभिक संवेग 0, तो संवेग संरक्षण के अनुसार अंत में भी कुल संवेग 0 होना चाहिए। और बताओ अंत में कुल संवेग 0 होने के लिए इसका संवेग जितना आगे की ओर है, इसका संवेग उतना ही पीछे की ओर होना चाहिए ताकि दोनों आपस में कैंसल हो जाएँ। बस अंतिम कुल संवेग 0 होने के लिए इन दोनों के संवेग का परिमाण तो बराबर और दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो बस बोल सकते हैं कि संवेग संरक्षित रहने के लिए इन दोनों के संवेग की दिशा तो विपरीत लेकिन परिमाण बराबर होना चाहिए। बताओ इसका संवेग तो कितना होगा? लिथियम का द्रव्यमान m × v और फोटोन का संवेग कितना है? 6 × 10 की पावर -26, सही है? तो ये ध्यान रखना कि प्रारंभिक संवेग 0 तो अंत में भी कुल संवेग 0। अंत में कुल संवेग 0 करने के लिए दोनों का संवेग मान में समान लेकिन दिशा में विपरीत होना चाहिए। तो बोल सकते हैं इन दोनों फोटोन और लिथियम आयन इन दोनों के संवेग की दिशा अपोजिट लेकिन मान समान होना चाहिए। तो लिथियम के संवेग का मान mv और इस फोटोन के संवेग का मान 6 × 10 की पावर -26, दोनों की दिशा विपरीत लेकिन मान समान होना चाहिए। तो v निकालना है तो m को उधर ट्रांसफर कर लो। तो इससे बताओ लिथियम की प्रतिक्षेप चाल कितनी आ जाएगी? 6 × 10 की पावर -26/m। तो कितनी आ जाएगी? 6 × 10 की पावर -26/m लिथियम का द्रव्यमान। ये तो हमको पता है कि लिथियम का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में 7 गुना होता है ना? हमको होता है कि लिथियम की द्रव्यमान संख्या 7 होती है, मतलब इसका द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में लगभग 7 गुना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तो 1.67 मतलब
5/3 इंटू 10 की पावर -27 होता है। तो लिथियम का द्रव्यमान इसका 7 गुना। इसको सॉल्व कर लेना, तो प्रतिक्षेप चाल आ जाएगी तुम्हारे पास लगभग कितनी आएगी, 18/35 इंटू 10 ये आ जाएगी। और इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये 18/35 को 18/36 लिख देना। तो 18/36 हाफ इंटू 10 तो 5 आ गया। तो इसकी प्रतिक्षेप चाल लगभग 5 मीटर पर सेकंड के आसपास होगी। और ध्यान रखना, इतनी कम जो चाल है वो इस माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर बिल्कुल मीनिंगलेस होती है। तो ध्यान रखना कि कभी भी कोई परमाणु या आयन फोटोन उत्सर्जित करे तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो पीछे की ओर प्रतिक्षेपित तो होगा, लेकिन प्रतिक्षेप चाल का कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं है। हाँ बच्चों, देखो अभी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन करना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस बाकी सारे परमाणुओं को भूल करके वापस हम केवल हाइड्रोजन परमाणु पर ही कंसंट्रेट करते हैं। ये तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो भी फोटोन उत्सर्जित करेगा, उन उत्सर्जित फोटोन की सीरीज कौन-कौन सी होगी वो देखना है, सही है ना? तो ध्यान रखना, ये अब हम केवल हाइड्रोजन परमाणु पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो भी फोटोन उत्सर्जित करेगा, तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित फोटोन की सीरीज कौन-कौन सी होती है वो देखना है। ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, उन सबको देखते हैं। तो चलो वही हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन का नाभिक है और उसके चारों ओर घूम रहा एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट। प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी हमको याद है कि पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6, दूसरे कक्षक में -3.4, तीसरे कक्षक में -1.51, चौथे कक्षक में -0.85, पांचवें कक्षक में -0.54 और अनंतवें कक्षक में 0। एक और छोटी चीज बता रहा हूँ, ये मैंने सारा लिख दिया, लेकिन ये चित्र बना है वो इतना सिंपल नहीं है, ठीक है ना? सॉरी, क्या बोल गया? तो ध्यान से सब लिख तो दिया, लेकिन चित्र जो बना है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, ठीक है? मतलब तुम ये डेटास के आधार पे ही देख सकते हो कि वास्तव में एनर्जी लेवल का चित्र ऐसा होता है। मतलब शुरू में एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बाद में एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, एनर्जी लेवल का वास्तव में तो चित्र ऐसा होता है, मतलब शुरू में एनर्जी में गैप काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बाद में बहुत कम-कम होते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का बनाऊँगा तो ये लिख ही नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया हो, तुम समझते हो, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल और प्रत्येक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देख ली, है ना? उसके बाद हमने पढ़ा था, है ना? उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कई बार उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरता है। और हमको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरे तो गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त करता है, जो कि फोटोन के रूप में निकलती है। तो हमको देखना है कि हाइड्रोजन परमाणु जो भी फोटोन निकालेगा, इन उत्सर्जित फोटोन की सीरीज कौन-कौन सी होगी वो देखना है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से n = 1 में गिर रहा है। हाँ, सॉरी, ठीक है, तो वही पहले मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से n = 1 में गिर रहा है ना? और तुमने सुना होगा केमिस्ट्री में, है ना? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर किसी उच्च ऊर्जा स्तर से n = 1 में गिरे, तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। है, तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अगर n = 1 में गिरे, तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं। और इसमें भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n = 2 से 1 में गिरे, तो निकलने वाले फोटोन को लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरे, तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन, 4 से 1 में गिरे, तो निकलने वाले फोटोन को लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में गिरे, तो उसको लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है? और तुम बताओ, इस बार भी इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? गैप के बराबर। हम बोल सकते हैं
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरे तो इसको लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरे तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी 2 और 1 के गैप के बराबर मतलब कितनी आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। 3 से 1 में गिरे तो उसको लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन बोलेंगे और तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी 3 और 1 के गैप के बराबर मतलब 12.09। और ऐसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में गिरे तो उसको लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन बोलेंगे और तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी इनफाइनाइट और 1 के गैप के बराबर मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि लाइमन सीरीज के फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 10.2 और अधिकतम 13.6 मतलब लाइमन सीरीज के जो भी फोटोन होंगे उनकी ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी और साफ-साफ दिख रहा है कि सारी ऊर्जाएं 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज्यादा है। मतलब लाइमन सीरीज के सारे फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से ज्यादा है। इसलिए लाइमन सीरीज के सारे फोटोन पराबैंगनी प्रकाश में आते हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु उच्चतर ऊर्जा स्तर से N=2 में गिर रहा है। तो ये भी सुना होगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से N=1 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को बामर सीरीज बोलते हैं। और यहाँ भी वही कि इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 2 में गिरे तो उसको बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, 4 से 2 में गिरे तो बामर सीरीज की सेकेंड लाइन और इनफाइनाइट से 2 में गिरे तो बामर सीरीज की लास्ट लाइन। इनकी ऊर्जा भी देख सकते हो ना। बताओ इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में गिरे तो गैप सबसे कम होगा तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा भी सबसे कम होगी और कितनी होगी 3 और 2 के गैप के बराबर। ये सॉल्व करोगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। फिर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में गिरेगा तो 4 और 2 के गैप के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। और ऐसे ही बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में गिरेगा तो गैप सबसे ज्यादा होगा तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। और तब कितनी ऊर्जा वाला फोटोन निकलेगा इनफाइनाइट और 2 के गैप के बराबर मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बामर सीरीज के जितने भी फोटोन होंगे उनकी ऊर्जा 1.89 से 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी, है ना। और बताओ ये जो ऊर्जा है वो दृश्य प्रकाश में आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बामर सीरीज के जो भी फोटोन है उनकी ऊर्जा 1.89 से 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच आएगी ना। तो इसका प्रैक्टिकल आंसर तो ये है कि बामर सीरीज के लगभग लगभग सारे फोटोन दृश्य प्रकाश में आते हैं। बताओ दृश्य प्रकाश की ऊर्जा 1.77 से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है लेकिन कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। तो 3.4 भी 3.1 के काफी पास ही है। इससे प्रैक्टिकल आंसर तो ये है कि बामर सीरीज के लगभग सारे फोटोन लगभग दृश्य प्रकाश में आते हैं लेकिन कोई बिल्कुल नाप तोल करके देखे तो फिर परफेक्ट आंसर ये होता है कि वास्तव में बामर सीरीज की केवल पहली 4 लाइनें दृश्य प्रकाश में आती हैं। उसके बाद वाली लाइन की ऊर्जा 3.1 से ज्यादा हो जाती है तो उसको पराबैंगनी में, ठीक है। तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार सोचना है, ठीक। ये हो गया। चलो ऐसे अब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से N=3 में गिर रहा है। और सुना होगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से N=3 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को पाश्चन सीरीज बोलते हैं, है ना। और चलो तुम आराम से बताओ कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन अगर 4 से 3 में गिरे तो उसको पाश्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलेंगे और तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी 4 और 3 के गैप के बराबर मतलब 0.66 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो पाश्चन सीरीज की न्यूनतम ऊर्जा 0.66 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और ऐसे इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 3 में गिरे तो इसको पाश्चन सीरीज की लास्ट लाइन बोलेंगे। इनफाइनाइट से 3 में गिरे तो गैप सबसे ज्यादा होगा तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। और तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी इनफाइनाइट और 3 के गैप के बराबर मतलब 1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो पाश्चन सीरीज के फोटोन की अधिकतम ऊर्जा इतनी होगी। तो बस बोल सकते हैं कि पाश्चन सीरीज के जितने भी फोटोन होंगे उनकी ऊर्जा 0.66 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी। तो साफ-साफ दिख रहा है कि इन सारे फोटोन की ऊर्जा 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम है ना? मतलब इन सारे फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम है इसलिए अवरक्त प्रकाश में आएंगे। तो पाश्चन सीरीज के सारे फोटोन अवरक्त प्रकाश में आएंगे। यहीं तक मीनिंगफुल है लेकिन और आगे भी देख सकते हो। ये होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अगर N=4 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को
कोई लाइमन, बामर, पास्चर फिर ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, ठीक। और ऐसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 5 में गिरे तो इसको वुंड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये n इक्वल टू 1 में अगर इलेक्ट्रॉन गिरे तो लाइमन, फिर बामर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट और फिर वुंड सीरीज, इस टाइप से समझ सकते हो। लेकिन ठीक, और तुम खुद समझ सकते हो कि पास्टन सीरीज के सारे फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम है, अवरक्त प्रकाश में आ रहे हैं। तो बताओ उसके बाद तो गैप और कम होते हैं, मतलब उसके बाद जो फोटोन की ऊर्जा है वो तो और कम होगी, इसलिए ये सब भी अवरक्त प्रकाश में आएंगे। तो बस ध्यान रखना कि लाइमन सीरीज के सारे फोटोन पराबैंगनी प्रकाश में है, बामर सीरीज के सारे फोटोन लगभग दृश्य प्रकाश में है, और उसके बाद जो सीरीज है पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनके फोटोन की ऊर्जा काफी कम होती है, इसलिए वो सब अवरक्त प्रकाश में आएंगे। तो बस ये सब। हाँ, एक और चीज बोल रहा हूँ, अच्छे ध्यान रखना कि वास्तव में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज वो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही वैलिड है। अगर हाइड्रोजन लाइक कोई और परमाणु हुआ, जैसे कि लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, अगर कोई और परमाणु हुआ तो फिर लाइमन, बामर, पास्चर ये नाम डिफाइन नहीं होंगे, फिर अलग होंगे। तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 1 में गिरे तो उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। लेकिन कोई और बड़ा परमाणु हो, उसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 1 में गिरे तो फिर निकलने वाले फोटोन की सीरीज को लाइमन सीरीज की जगह के सीरीज के फोटोन बोलते हैं, जो हम एक्सरे में पढ़ेंगे। वैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में गिरे तो हाइड्रोजन में तो उसको बामर सीरीज, लेकिन कोई और परमाणु तो उसको एल सीरीज बोलते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन n इक्वल 3 में गिरे तो हाइड्रोजन में उसको पास्चन सीरीज, लेकिन कोई और परमाणु तो उसको m सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ए एल एम इस टाइप से बोलते हैं। तो ये सब हम एक्सरे में पढ़ेंगे, तो याद रखना कि लाइमन, बामर, पास्चन सीरीज ये सब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही वैलिड है। अब इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। हाँ बच्चों, ठीक है। तो लाइमन, बामर सीरीज सारा हमने पढ़ लिया, इसी को मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के बारे में मैंने लिख दिया है। यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 1 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं। चलो एक बार देखते हैं कि लाइमन सीरीज के फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो सकती है और अधिकतम ऊर्जा कितनी हो सकती है, वो देखना है। ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से 1 में गिरे तो गैप सबसे कम होगा, है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरे तो उसको लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलते हैं, और 2 से 1 में गिरे तो गैप सबसे कम होगा, तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा भी सबसे कम होगी। और कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 2 और 1 के गैप के बराबर, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो लाइमन सीरीज के फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बताओ लाइमन सीरीज के इस फोटोन की ऊर्जा न्यूनतम है तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा, इसका तरंग दैर्घ्य देखना है। तो उसके लिए फोटोन की ऊर्जा को hc बाय लैम्डा, लाइमन सीरीज के इस फोटोन की ऊर्जा न्यूनतम है तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो लैम्डा मैक्स कितना आ गया? hc बाय 10.2, hc तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन ई 10.2, इसका भाग दोगे तो लाइमन सीरीज के फोटोन का अधिकतम तरंग दैर्घ्य भाग लगा देना। तो लाइमन सीरीज के फोटोन का अधिकतम तरंग दैर्घ्य तुम्हारे पास आएगा 122 नैनोमीटर। तो याद नहीं रखना, निकाल सकते हैं। चलो अब लाइमन सीरीज में अधिकतम ऊर्जा देखते हैं। तो तुम बताओ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से 1 में गिरे तो गैप सबसे ज्यादा होगा, तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। और बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में गिरे तो उसको लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन बोलते हैं। इनफाइनाइट से 1 में गिरे तो गैप सबसे ज्यादा होगा, तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। और कितनी होगी? इनफाइनाइट और 1 के गैप के बराबर, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना। बस लाइमन सीरीज के फोटोन की अधिकतम ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉनिक। तरंग दैर्घ्य देखना है तो फोटोन की ऊर्जा को hc बाय लैम्डा, लाइमन सीरीज के इस फोटोन की ऊर्जा अधिकतम है तो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा। इसको सॉल्व करके तुम लैम्डा मिनिमम भी निकाल सकते हो, तो कैलकुलेट तुम खुद कर देना। सॉल्व करोगे तो लैम्डा मिनिमम 91.2 नैनोमीटर ये आएगा, ठीक। और अच्छे ध्यान रखना कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में गिरे तो उसको लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन बोलते हैं, है ना। और ध्यान रखना हर सीरीज की लास्ट लाइन का जो तरंग दैर्घ्य होता है उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं।
है। तो ध्यान रखना, कभी पूछे कि लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट कितनी होगी, तो समझ जाना कि सीरीज लिमिट मतलब लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन का तरंग दैर्ध्य 91.2 नैनोमीटर है। तो लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट 91.2 नैनोमीटर ये होगी, है ना। बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि लाइमन सीरीज से जो भी फोटोन निकलेंगे उनकी न्यूनतम ऊर्जा 10.2 और अधिकतम 13.6। तो लाइमन सीरीज के जो भी फोटोन होंगे उनकी ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी। और लाइमन सीरीज के फोटोन का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो 122 नैनोमीटर से लेकर के 91.2 नैनोमीटर के बीच होगा। और साफ-साफ देख सकते हैं कि लाइमन सीरीज के फोटोन की ऊर्जा 10.2 से 13.6, सारे फोटोन की ऊर्जा 3.1 से ज्यादा है। तो लाइमन सीरीज के सारे फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से ज्यादा है। इसलिए लाइमन सीरीज के सारे फोटोन किस भाग में आएंगे, पराबैंगनी भाग में आएंगे, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट में आएंगे, है ना। तो इजीली कर सकते हैं। और तुम साफ-साफ देखकर बताओ कि लाइमन सीरीज के जितने भी फोटोन है उनकी ऊर्जा काफी पास-पास है। इस स्पेक्ट्रोस्कोप में इनका बिल्कुल अलग भाग दिखेगा, तो इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया लाइमन सीरीज ने। चलो अब बामर सीरीज देखते हैं, है ना। अब तो फटाफट कर सकते हैं। तो पढ़ा था कि हाइड्रोजन का परमाणु उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर n=2 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को बामर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। चलो बामर सीरीज के फोटोन की भी अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा देखनी है, तो हम साफ-साफ बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में गिरे तो उसको बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलेंगे ना। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में गिरे तो गैप सबसे कम होगा, तो निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा भी सबसे कम होगी। और कितनी होगी, 3 और 2 के गैप के बराबर। और वही 3 और 2 के बीच गैप 1.89। तो इससे हम बोल सकते हैं कि बामर सीरीज के फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 1.89 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। फोटोन की ऊर्जा इतनी है, तरंग दैर्ध्य कितना होगा, तो फोटोन की ऊर्जा को hc बाय लैम्डा। बामर सीरीज के इस फोटोन की ऊर्जा न्यूनतम है तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा मैक्स कितना आ गया, hc तो 1240 अपन e 1.89। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 656, लगभग 656 नैनोमीटर। तो बस बामर सीरीज के फोटोन की अ, अधिकतम तरंग दैर्ध्य इतना होगा। चलो अब बामर सीरीज के फोटोन की अधिकतम ऊर्जा देखते हैं। तो तुम बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में गिरे तो गैप सबसे ज्यादा होगा, मतलब निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा भी सबसे ज्यादा। और तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, इनफाइनाइट और 2 के गैप के बराबर, मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो बामर सीरीज के फोटोन की अधिकतम ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसका भी तरंग दैर्ध्य देखना है, तो फोटोन की ऊर्जा को hc बाय लैम्डा। बामर सीरीज की इस फोटोन की ऊर्जा अधिकतम है तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा। तो इससे लैम्डा मिनिमम निकालोगे तो hc ओपन 3.4, इसका भाग दोगे तो तुम्हारे पास, इसका भाग दोगे तुम्हारे पास 365 नैनोमीटर ये आएगा। तो बस इससे हम, हाँ, ये भी मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में गिरे तो उसको बामर सीरीज की लास्ट लाइन बोलते हैं। और मैंने बताया था कि किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो बामर सीरीज की लास्ट लाइन का तरंग दैर्ध्य इतना है, तो बामर सीरीज की सीरीज लिमिट लगभग 365 नैनोमीटर। तो बस हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बामर सीरीज के जितने भी फोटोन है उसकी न्यूनतम ऊर्जा 1.89 और अधिकतम 3.4, मतलब बामर सीरीज के सारे फोटोन की ऊर्जा 1.89 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से लेकर के 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है ना। साफ-साफ देख सकते हैं कि बामर सीरीज के सारे फोटोन की ऊर्जा लगभग दृश्य प्रकाश में आ रही है। इससे बोल सकते हैं कि बामर सीरीज के सारे फोटोन लगभग दृश्य प्रकाश में आते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल आंसर तो ये, लेकिन कोई तराजू लेकर के बिल्कुल नाप तोल करके बोले तो परफेक्ट आंसर ये है कि बामर सीरीज की पहली 4 लाइंस तो दृश्य प्रकाश में आती है और उसके बाद वाली लाइन
ये उसके बाद वाली लाइन की ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद वाली लाइन पराबैंगनी प्रकाश में आती है, ये परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल आंसर ये है कि सारी लाइन लगभग दृश्य प्रकाश में आती है। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरा पाश्चन सीरीज, इसको फटाफट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n=3 में गिरे, तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को पाश्चन सीरीज बोलेंगे। पाश्चन सीरीज की भी अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा देखनी है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में गिरे तो गैप सबसे कम होगा, तो निकलने वाले पाश्चन सीरीज फोटोन की ऊर्जा भी सबसे कम होगी, और कितनी होगी? 4 और 3 के गैप के बराबर। ये गैप देखोगे तो 0.66 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब हम बोल सकते हैं कि पाश्चन सीरीज की न्यूनतम ऊर्जा 0.66 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तरंग दैर्ध्य देखना है तो फोटोन की ऊर्जा को hc/लैम्ब्डा, पाश्चन सीरीज की इस फोटोन की ऊर्जा न्यूनतम तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम, तो इसको सॉल्व करोगे तो पाश्चन सीरीज का अधिकतम तरंग दैर्ध्य तुम्हारे पास आएगा 1879 नैनोमीटर। को याद नहीं रखना है, ठीक। चलो अब अधिकतम ऊर्जा देखते हैं। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 3 में गिरे तो गैप सबसे ज्यादा होगा, तो निकलने वाले पाश्चन सीरीज के फोटोन की ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी, और तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? इनफाइनाइट और 3 के गैप के बराबर। तो तब इनफाइनाइट और 3 के बीच गैप 1.51, तो इस बार 1.51 इतनी अधिकतम ऊर्जा निकलेगी, ठीक। बस इस फोटोन की ऊर्जा अधिकतम है। तरंग दैर्ध्य देखना है तो फोटोन की ऊर्जा को hc/लैम्ब्डा, पाश्चन सीरीज की इस फोटोन की ऊर्जा अधिकतम है तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम, इससे लैम्ब्डा मिनिमम निकाल सकते हो ना, hc/e। तो hc तो 1240 अपन e 1.51, तो इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास 821 नैनोमीटर ये आएगा, है ना। और हमको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 3 में गिरे तो उसको पाश्चन सीरीज की लास्ट लाइन बोलेंगे, और लास्ट लाइन का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको पाश्चन सीरीज की सीरीज लिमिट बोलेंगे। क्या हो रहा है यार, है तो लास्ट लाइन का जो तरंग दैर्ध्य होगा उसको पाश्चन सीरीज की सीरीज लिमिट बोलेंगे। तो बस पाश्चन सीरीज की सीरीज लिमिट मतलब पाश्चन सीरीज की लास्ट लाइन का तरंग दैर्ध्य इतना हो गया। तो बस हम कह सकते हैं कि पाश्चन सीरीज के जो फोटोन होंगे उनकी न्यूनतम ऊर्जा 0.66 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और अधिकतम 1.51, तो पाश्चन सीरीज के जितने भी फोटोन होंगे उनकी ऊर्जा 0.66 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से लेकर के 1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी। और साफ साफ दिख रहा है कि पाश्चन सीरीज के सारे फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से भी कम है, इसलिए पाश्चन सीरीज के सारे फोटोन किस भाग में आएंगे? अवरक्त प्रकाश में आएंगे। ये तो याद करके बताओ किस प्रकाश की ऊर्जा कम किसकी ज्यादा हो, शुरू में बताया था तो यहाँ तुम इजीली कर पा रहे हो। हाँ, पाश्चन सीरीज के फोटोन की ऊर्जा 0.66 से 1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और इसके फोटोन का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो 1879 नैनोमीटर से लेकर के 821 नैनोमीटर के बीच होगा, ठीक। ये और हमको पता है कि पाश्चन सीरीज के बाद हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अगर n=4 में गिरे तो इसको ब्रैकेट सीरीज, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n=5 में गिरे तो इसको पूर्ण सीरीज बोलते हैं। ये सब पता है। और हमको पता है कि और जो ऊपर वाली सीरीज होंगी उनमें तो गैप और कम होगा, फोटोन की ऊर्जा और कम होगी, तो ये तो किसमें आएंगे? अवरक्त प्रकाश में ही आएंगे, ठीक है। तो ये सारा हमने कर लिया, मतलब बोर्ड थ्योरी लगभग कंप्लीट है। तो अगली क्लास में थोड़े से इसकी छोटी-छोटी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन लगभग ये कंप्लीट है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली अभी तक वायरल फीवर ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी तरीके से इसके क्वेश्चन कर देना। तुम बोर्ड थ्योरी के भी सारे क्वेश्चन अब कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में ये एक्सरे को छोड़ करके बाकी सारा पार्ट हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। कल हम बचाव पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा की शीट कर लेना, और ये मॉडर्न फिजिक्स में भी बोर्ड्स थ्योरी तक तुम कर लेना कम।